नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। स्वागत है आपका हमारा भारत में, जिसमें है वो खबरें जो है जरूरी और वो भी जो जुड़ती हैं आप सभी से। हमारा भारत में राणा संगा पर मचे सियासी रण की ग्राउंड रिपोर्ट। आज राणा संगा की जयंती है। इस मौके पर करनी सेना बनाम रामजी लाल सुमन की लड़ाई आज आगरा में दिखी। करनी सेना ने आज जुलूस निकाला। आगरा में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। वहीं वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़े हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद समेत 4 जिलों में तनाव है। हिंसा के बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव जहां पानी नहीं तो शादी नहीं। एक ऐसा गांव जहां की बच्चियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि पहले उन्हें पानी की बाल्टियां भरनी पड़ती हैं। तो ये सभी खबरें आगे कुछ ही देर में। शुरुआत करते हैं वक्फ कानून की वजह से पश्चिम बंगाल में तनाव से। देश के कई हिस्सों में वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा उबाल पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जहां शुक्रवार की हिंसा के बाद शनिवार को भी तनाव दिखा। बीजेपी हिंसा के लिए सूबे की सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहीं ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। सवाल यह है कि फिर वो कौन लोग हैं जो हिंसा पर उतारू हैं। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ रहे हैं। कल हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद आज मुर्शिदाबाद समेत 4 जिलों में तनाव है। बीएसएफ सड़कों पर मोर्चा संभाल रही है। 300 जवान शांति बहाल करने की कोशिश में लगे हैं। हिंसा के बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही है। ममता सोशल मीडिया पर शांति की अपील कर रही है। ममता ने कहा है कि धर्म के नाम पर अधार्मिक काम न करें, राजनीति के लिए दंगा न भड़काएं। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, फिर दंगा क्यों किया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना और मालदा में स्थिति बेकाबू हो गई थी। शमशेरगंज में दुकानों को लूटा गया, आग लगाई गई, एम्बुलेंस और सरकारी बसों को फूंक दिया गया। कई जगह पुलिस पर पथराव भी किया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता शिक्षक भर्ती घोटाले की आग को बुझाने के लिए वक्फ की चिंगारी भड़का रही है। सिचुएशन इज ग्रेव, हालत बहुत ही खराब है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं, जला दिए गए। जो शाजीर मोड़, सूती, शमशेरगंज और उसके साथ साथ न्यू फराक्का में भी अभी शुरू हो चुका है। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी आज हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसे में पुलिस के लिए स्थिति और मुश्किल भरी रही। डीजीपी ने सख्त संदेश दिया कि वक्फ के नाम पर बंगाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Moment rumors have to stop. People have to don't believe in rumors. We are taking help of. We are taking একটা এর মধ্যে এটা হয়েছে কি এটা একটা এর ক্রেডিট হচ্ছে ও ক্রেডিট হচ্ছে। This time we are fighting a situation where all of us need to be together. We need to understand that it is a fight between good and bad people. যারা বদমাশি করছে, যারা যে কেউ হুলিগান করে, যারা মিসক্রিয়েন্টস আছে, মিসchievous people আছে, we will deal with them very very strongly. वक्फ कानून पर मचे इस घमासान के दौरान पश्चिम बंगाल में 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वक्फ के नाम पर जो हुआ उसकी आंच सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं रुकी, चिंगारी दिल्ली तक महसूस की गई। देखिए, एक चीज़ समझना होगा, ये वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर के जो भय, भ्रम और भड़काने की आफत है, उसको भरोसे की ताकत से हमें ध्वस्त करना होगा। क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वो राजद्रोही हैं या आतंकवादी हैं। उन्हें गुमराह करके उनके अंदर भय और भ्रम का माहौल खड़ा करके उनके भरोसे को हाईजैक करने की कोशिश हुई है। सब में गुबार भरा पड़ा हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। मुस्लिम समाज का और भी कोई जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, तो कुछ समय के लिए उनकी भावनाओं को दबा करके, उन्हें क्रश करके ऐसा जरूर दिखाया जा सकता है, लेकिन असली शांति नहीं है वहाँ। इसी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट में दावा किया है कि शमशेरगंज की हिंसा में एक पिता और बेटे को जान से मार दिया गया है। बीजेपी ने इस हत्या के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
अगली खबर, मेवाड़ के शासक रहे राणा संगा की आज जयंती है और इस मौके पर करनी सेना की आगरा में एक रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। करनी सेना ने समर्थकों के रैली में तलवारें और बंदूकें लहराई। करनी सेना समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान का विरोध भी कर रही है। रामजी लाल सुमन से माफी की मांग हो रही है। रैली को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरी शहर को छावनी में आज तब्दील कर दिया गया था। रैली स्थल और सांसद सुमन के घर तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन के विरोध में करनी सेना ने 26 मार्च को आगरा में उनके घर पर हमला भी किया था। और अब सीधे चलते हैं आगरा, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए बंदूकें और तलवारें करनी सेना लहरा रही थी। हालात अब क्या सामान्य धीरे धीरे हुए हैं इस जुलूस के बाद? जी बिल्कुल, अब कह सकते हैं कि हालात काफ़ी सामान्य हो गए। मैं जहां मौजूद हूं, ये जगह वो है जहां पर एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है और यहाँ जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो कार्यक्रम था जहां करनी सेना के तमाम नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। और इसी सड़क पर, जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, इसी जगह 1 घंटे पहले ये लाठियां लेकर के शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल पुलिस ने समझाया बुझाया है। हालांकि अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देखिए अभी भी पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। और यही नहीं, शहर के अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पुलिस की टुकड़ियाँ लगी हैं। लोगों को आइडेंटिफाई करके हटाया जा रहा है और हालात अब काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि सामान्य हो रहा है। और अगले कुछ मिनटों में ये पूरी तरीके से जो लोग हैं वो वापस जब चले जाएंगे तो हालात सामान्य हो जाएंगे, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये विवाद नहीं ख़त्म हुआ है, क्योंकि ये विवाद जिस तरीके से इसने 21 मार्च से शुरू हुआ विवाद अब तक लगातार चल रहा है। और 19 अप्रैल को अखिलेश यादव यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने कल ही ऐलान किया कि वो रामजी लाल सुमन के घर आएंगे। तो जब करनी सेना के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि साहब, आज तो हम जाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन का सम्मान करते हैं, तो आज तो प्रशासन की बात मान ली है। लेकिन संभव है कि जब 19 तारीख को अखिलेश यादव यहाँ आएंगे तो एक बार फिर से इसी तरह का जमावड़ा दिखाई दे। संभव है कि उस दिन विरोध प्रदर्शन हो। कल भी हमने देखा था अलीगढ़ में अखिलेश यादव का विरोध हुआ था। और अब 19 तारीख को जब रामजी लाल सुमन के घर इसी आगरा में आएंगे जहाँ पर सारा बवाल चल रहा है, तो जाहिर है कि उस दिन के हालात बिगड़ सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पे सड़कों पे फ़िलहाल जो है जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक लगभग कह लीजिए कि ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो कार्यक्रम स्थल था वहाँ से नेता भी निकल चुके हैं और जो कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से घूम रहे थे वो कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे करके हट रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का यहाँ वहाँ मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चूँकि हट रहे हैं, संख्या बल कम हुआ है और संख्या बल कम होने की वजह से अब कहा जा सकता है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लेकिन राजनीति जारी रहेगी, क्योंकि राणा सांगा के मामले में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, बाबर बनाम राणा सांगा की बात हो रही है, जिस तरह से दलित बनाम सवर्ण की बात हो रही है कि ये सारा हमला करनी सेना का रामजी लाल सुमन पर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित है। तो ये दलित बनाम सवर्ण और हिंदू बनाम मुस्लिम, ये 2 लड़ाई जो यूपी की राजनीति को सूट करती है, इस वजह से ये विवाद फिलहाल थमता हुआ सा तो नजर नहीं आ रहा है। जो फिलहाल जुलूस की भीड़ खत्म हो चुकी है। शुक्रिया रणवीर सिंह आपका इस अपडेट के लिए। तो सांगा पर सियासी तकरार कहां तक जाएगी ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि रामजी लाल सुमन के बयान पर कोई माफी नहीं बनती और आरोप है कि बीजेपी ने करनी सेना को खुली छूट दे दी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है और कुछ नहीं। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। आतंकी तैवूर राणा से एनआईए ने पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि पहले दिन अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वो सवालों से बचने की कोशिश करता रहा। माना जा रहा है कि राणा से कई बड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिससे पीड़ितों के इंसाफ के लिए क्लोजर भी मिलेगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी तैवूर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि तैवूर राणा से पूछताछ में एनआईए के अधिकारी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में स्लीपर सेल के बारे में जानकारी, डेविड हेडली से संपर्क, पाकिस्तान में हैंडलर की पहचान, फंडिंग के स्रोत और भारत में कारोबारी पार्टनर्स के नाम शामिल है। इसके अलावा हेडली की भारत में मदद करने वालों और पैसे देने वालों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पहले दिन की पूछताछ में राणा ने पूरा सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी एनआईए ने उसकी कुंडली निकाल ली है। राणा ने पाकिस्तान के चिचबूतनी गांव में जन्म लिया था।
उसके पिता स्कूल प्रिंसिपल थे। राणा ने पढ़ाई की शुरुआत हसन अब्दाल के मिलिट्री स्कूल से की। यहाँ उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई। बाद में 1997 में अपनी पत्नी के साथ कनाडा चला गया राणा। कनाडा में उसने इमिग्रेशन कंपनी और मीट का बिजनेस शुरू किया। बताया जा रहा है कि राणा लश्कर और हरकत उल जिहाद इस्लामी के कैंपों का दौरा भी कर चुका है। सूत्रों की माने तो एनआईए अपनी जांच में इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि दुबई में बैठा वो शख्स कौन है जिसे पहले से मुंबई हमले की जानकारी थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका में पूछताछ के दौरान राणा ने इस गुमनाम व्यक्ति के बारे में खुलासा किया था। सवाल कई हैं। दुबई में बैठा वो साजिशकर्ता कौन है? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से उसका रिश्ता है, या फिर वो लश्कर तायबा का कोई बड़ा आका है, या वो पाकिस्तानी सेना का कोई हाई रैंकिंग अफसर था जो 26/11 की पूरी प्लानिंग में शामिल था? क्या दुबई कनेक्शन से खुलेगा पाकिस्तान की साजिश का नया चेहरा? एनआईए इस पूरी साजिश की तह तक जाना चाहती है। बताया जा रहा है कि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। 18 दिन पूरे होने के बाद एनआईए 12 दिन और कस्टडी की मांग कर सकती है। ऐसे में जरूरी होगा कि राणा पूछताछ में अपना पूरा सहयोग करे। देखना यह भी खास होगा कि आखिरकार इस पूछताछ में और क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। तैमूर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी रही है, जिससे मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों को भी बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक जैश का कमांडर भी बताया जाता है। बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल से ही ये ऑपरेशन वहां चल रहा था। आतंक के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। किश्तवाड़ में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। किश्तवाड़ के छत्रू के जंगलों में 4 दिन तक चली इस मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। इनमें जैश के कमांडर सैफुल्ला के भी मारे जाने की खबर है। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन किश्तवाड़ जिले के छत्रू के जंगलों में चला। ये जंगल बेहद घने हैं। इलाके में बर्फबारी भी हो रही थी। बेहद कड़ी परिस्थितियों में सेना ने अपने मिशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जो छात्र का जो जंगल है वो घने जंगल है, पहाड़ी इलाका है, और जब सुरक्षा बलों को जब इनपुट मिली कि आतंकी पहाड़ के ऊपर छिपे हुए हैं, तो उस पोजीशन में कार्रवाई करना आतंकियों के खिलाफ काफी मुश्किल होता है। आतंकी ऊपर बैठा होता है जो आपकी नीचे हर हरकत पर नजर रखता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान की ना परवाह कर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। नतीजा ये था कि 9 अप्रैल से जो ऑपरेशन चल रहा था, पहले 1 आतंकी मारा गया और अब तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 9 अप्रैल से ऑपरेशन चल रहा था। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। घने जंगलों की वजह से आतंकियों को लगातार फायदा यहां मिलता रहा है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन छात्रू के तहत किश्तवाड़ मुठभेड़ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। सोचिए अगर आपकी बेटी स्कूल इसलिए ना जा पाए क्योंकि उसे सुबह से पानी भरने जाना होता है। सोचिए अगर आपके बेटे की शादी इसलिए टूट जाए क्योंकि घर में पानी नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक गांव में ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि रोज की हकीकत है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट।
पानी की बहुत समस्या है, क्या कहते हैं, लाना पड़ता है पीने के लिए। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, 3 से 4 बार 5 बार लाना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, घर उपयोग के लिए पानी के लिए ले जा रहे हैं। मैं बोलता है कि पानी नहीं है, मेरा लड़की ऐसे बोल रहा है बोर खाना ये खाना बोल के कैंसिल करके चला गया। अब शुरू से यहाँ का समस्या, यहाँ पे घरों घर नल वगैरह कुछ नहीं है। अभी कहाँ नहीं थे, 11 बजे पानी भरत लो, 4 डब्बल भरबो। शादी टूट गई क्योंकि पानी नहीं था, न कोई झगड़ा था, न कुंडली ने रोका। बस लड़की वालों ने इतना सुना, यहाँ पानी नल से नहीं आता। क्योंकि कौन चाहेगा ऐसा जीवन जहाँ प्रेम से पहले प्यास मिटानी पड़े। क्या वजह रही आपकी शादी टूटने की? पानी की वजह से कैंसिल कर दिया शादी। खाना पीना खा के चले गए, बोल दिया, बाद में बोलता है कि पानी नहीं है, मेरा लड़की ऐसे बोल रहा है बोर खाना ये खाना बोल के कैंसिल करके चला गया। वो लोग बोले कि आपके गांव में सब चीज़ ठीक है, आपका घर सब चीज़ ठीक है, लेकिन आपके गांव में पानी नहीं है। हमारी बच्ची तालाब नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती। आपको भी तालाब जाना पड़ता है? हाँ, मैं तालाब जाती हूँ। कपड़े धोने के लिए? कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, गुजारा करने के लिए, सभी चीज़ के लिए हमारे यहाँ तालाब से पानी और बाहर चला। हाँ, मैं भी चली जाती हूँ। इस गांव में पानी अब जरूरत नहीं, एक सपना बन चुका है। एक ऐसा सपना जो सुबह 5 बजे से शुरू होता है और सूरज ढलने तक सिर्फ जुगाड़ कहलाता है। यहाँ बेटियां पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि किताब से पहले बाल्टी भरनी जरूरी है। पिंकी साहू रोज 3 किलोमीटर से पानी भरकर लाती है। 12वीं की परीक्षा दी है। परीक्षा के दौरान भी पहले पानी भरती थी, फिर पढ़ाई करती थी। पानी की समस्या कब से है? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से? हाँ। तो कितने बजे से सुबह उठ जाते हो? सुबह 5 बजे से उठ जाते हैं पानी भरने के लिए। रायपुर से महज 30 किलोमीटर दूर ये आरंग विधानसभा का रीवा गांव है, लेकिन सरकारी नजरों से शायद अब भी ये मीलों दूर है। करीब 3000 की आबादी है। लगभग हर घर पानी की किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ नल से जल मिलता है लेकिन घर में नहीं। नदियां खामोश है और गांव की बेटियां बाल्टी उठाए सुबह 5 बजे से पानी की तलाश में निकल पड़ती हैं। यहाँ पानी अब नल से नहीं आता, ये आता है इंतजार से, पसीने से, कभी पैदल, कभी साइकिल पर, कभी ठेले पर, बैलगाड़ी में बंधे डिब्बों से और कभी चौपहिया से भी, और कई बार आंखों के आंसुओं से। ये कब से समस्या हो जाती है? ये तो करीब 10-15 साल से। हर साल गर्मियों में ऐसे होता है? जी। तो गांव में वाटर लेवल नहीं है सर। हैंडपंप वगैरह लोग लगवाते हो घर पे? हैंडपंप तो बहुत है सर, लेकिन पानी निकलता ही नहीं। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, घर उपयोग के लिए पानी के लिए ले जा रहे हैं। डेली लेके जाते हैं तो हाँ डेली है। 2 बार की एक बार में? एक बार ही लेकर जाते हैं। हाँ, तो घर का हो जाता है? हाँ, घर का उपयोग। घर में नहाते धोते हैं कि बाहर जाना पड़ता है? नहीं, बाहर जाना पड़ता है, तालाब आते हैं। सिर्फ घर के बर्तन? हाँ, सिर्फ बर्तन वर्तन यूज करने के लिए होता है। यहाँ हर घर एक सवाल पूछता है, कब तक पानी ढोएंगे हम। ब्याह टूट रहे हैं, स्कूल छूट रहे हैं और बच्चों की हंसी अब खाली बाल्टियों की आवाज में गुम हो गई है। यह है वो सच जो पाइपलाइनों के कागजों में दबा है। 3 करोड़ 79 लाख खर्च कर 3 साल पहले पानी की टंकी का काम शुरू किया, लेकिन सरकार बदली, ठेकेदार चला गया, काम ठप, गांव प्यासा। साल 1.5 साल से लगभग जब से गवर्नमेंट बदली है तब से ठेकेदार गायब है। ठेकेदार निरंतर हम लोग को कंटिन्यू प्रयास किया गया। ठेकेदार को लगभग मतलब 100-150 बार फ़ोन किया हुआ है। उसके बाद विभाग को भी बोला, लगभग 950 लगा है और 350 लगभग बाकी है कनेक्शन देना। मौजूदा सरपंच कहते हैं हमारे पास तालाब है 75 एकड़ का, महानदी से जुड़ा। अगर उसका गहरीकरण हो जाए और पानी को साफ करने की योजना लगे तो ये गांव फिर से जी उठे। यदि फिल्टर मशीन यहाँ लगा होती तो आज भी गांव में पूरा घर घर में पानी पहुँच सकती। ये छत्तीसगढ़ है जहां इंद्रावती जैसी पवित्र नदियां किसी वक्त पांव पखारती थीं। जब इस गीत को सोचा गया होगा, छत्तीसगढ़ की मिट्टी भीगती थी नदियों से, तालाबों में चांद उतर आता था और धरती को कभी प्यास नहीं लगती थी। लेकिन आज वही जमीन प्यासी है, वही नदियां खामोश हैं और उन्हीं बोलों के बीच एक सिसकी दबी है प्यास की। रीवा गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल जल जीवन मिशन
के द्वारा बिछाई गई लाइन में लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि गांव का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। तालाब जो है उसका पानी पीने लायक नहीं है और यहाँ के लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से उन्हें उम्मीद है कि जल्द कुछ ऐसी योजना इस गांव के लिए लाई जाएं ताकि लोगों की जो प्यास है बुझ सके। स्थिति तो यहाँ तक है कि लोगों की पढ़ाई और शादियाँ टूटने लगी हैं पानी की समस्या की वजह से। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो हमारा भारत में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त, वो सभी खबरें लेकर जो जरूरी हैं और जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तब तक के लिए नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं।